हेलो एवरीवन। तो हम एमपी एक्साइज एक्ट 1915 का जो एक्ट है पढ़ रहे थे, उसमें हमें स्टार्ट करना है सेक्शन 17 से। सेक्शन 17 है लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट। तो इंटॉक्सिकेंट की जो सेल करना है उसके लिए लाइसेंस चाहिए पड़ेगा, उसके बिना आप सेल नहीं कर सकते। तो उसमें लिखा है नो इंटॉक्सिकेंट शैल बी सोल्ड अंडर द अथॉरिटी एंड सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लाइसेंस ग्रांटेड इन दिस बिहाफ। कोई भी इंटॉक्सिकेंट जब तक नहीं बेचा जा सकता जब तक अथॉरिटी से लाइसेंस नहीं ले आती और वो उन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करते जो कि जिनका टर्म्स एंड कंडीशन पे लाइसेंस दिया गया है। फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है कि पर्सन जिसके पास राइट है कि वो 10 ड्रॉ करे किसी भी ट्री से, मतलब 10 निकाल ले ट्री का, वो सेल कर सकता है किसी पर्सन को बिना लाइसेंस के। उस पर्सन को जो लाइसेंस है मैन्युफैक्चर करने के लिए या सेल करने के लिए 10 को इस एक्ट में। फिर बी पॉइंट बात करता है कि पर्सन अंडर सेक्शन 13 टू कल्टीवेट द हेम्प प्लांट। अब जो पर्सन है जो सेक्शन 13 में कल्टीवेट कर रहा है हेम्प प्लांट को, वो सेल कर सकता है बिना लाइसेंस के उस पोर्शन को, उस प्लांट के जो कि इंटॉक्सिकेशन ड्रग मैन्युफैक्चर करने का काम आता है और प्रोड्यूस करने का काम आता है, ऐसे पर्सन को जिसके पास लाइसेंस है सेक्ट में, वो डील करता है इससे रिलेटेड सेम मैटर्स में। और एनी ऑफिसर, या तो फिर किसी एनी ऑफिसर को जो कि एक्साइज कमिश्नर ने प्रिस्क्राइब किया होगा इस बिहाफ में। फिर सी पॉइंट बात करते हैं नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू सेल ऑफ एनी फॉरेन लिक्वर lawfully produced by any person for private use। अब ये चीज जो है इस पे अप्लाई नहीं होगी कि जो भी कोई आदमी है जो लिक्वर फॉरेन लिकर पे, तो ये सबसे पहले सेल ऑफ फॉरेन लिकर पे अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहले नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू सेल ऑफ एनी फॉरेन लिकर लॉफुली जो कि प्रोड्यूस किया गया है पर्सन के द्वारा फॉर प्राइवेट यूज, फॉर अपने प्राइवेट यूज के लिए, और सोल्ड बाय हिम ऑन द बिहाफ और बिहाफ ऑफ हिज रिप्रेजेंटेटिव, या फिर वो क्योंकि उसने सबसे पहले लॉफुली प्रिक्योर करके रखा था उस पर्सन ने, या तो अपने प्राइवेट यूज के लिए, या फिर सोल्ड कर रहा है, या तो वो या मतलब या तो वो खुद या फिर उसके बिहाफ में उसके रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं जब वो आउट ऑफ स्टेशन है, और या तो वो डिसीज है, मतलब या तो उसकी डेथ हो चुकी है। सबसेक्शन 2 बात कर रहा है ऑन सच कंडीशन द एक्साइज कमिश्नर में डिटरमाइन अ लाइसेंस फॉर सेल। द एक्साइज law for the timing in force or in any other state or union territory may deem to have license granted in this behalf under this act। तो कुछ कंडीशन में जो एक्साइज कमिश्नर है वो डिटरमाइन कर सकता है कि जो लाइसेंस दिया गया है सेल करने के लिए एक्साइज लॉ में, किसी अदर लॉ में जो कि टाइमिंग इन फोर्स में एप्लीकेबल है, किसी अदर स्टेट में या किसी यूनियन टेरिटरी में, उसको हम डीम्ड लाइसेंस मान लेंगे कि इस बिहाफ पे दिया गया है इस एक्ट में। तो क्या होगा कि एक्साइज कमिश्नर अगर है वो डिटरमाइन कर देगा तो लाइसेंस दे देगा सेल का, मतलब ये लाइसेंस जो कहीं और किसी अदर लॉ में जो कि टाइमिंग इन फोर्स में किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में एप्लीकेबल है जहाँ पे सेल करने का राइट है, तो यहाँ पे वो डीम लाइसेंस ग्रांट कर देगा। तो ऐसा माना जाएगा कि इसको एक्ट में लाइसेंस मिल गया है। फिर सेक्शन 18 बात करता है पावर टू ग्रांट लीज। तो कोई भी अगर लीज का राइट, क्या हुआ, राइट टू मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा, तो यहाँ पे लीज के बारे में बात की गई, ऊपर सेल के बारे में बात की गई थी या लीज के बारे में। तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट में लीज, ऊपर कौन दे रहा था एक मिनट, यहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट है, ऊपर देखते हैं कौन था 17 में। तो 17 में अथॉरिटी था, आप याद रखिएगा 17 में जो लाइसेंस है वो अथॉरिटी देती है। और लीज का क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ द स्टेट गवर्नमेंट में लीज टू एनी पर्सन ऑन सच कंडीशन। कुछ कंडीशन पे जो कि प्रिस्क्राइब की गई इस बिहाफ में, उसको राइट कर सकती हैं किस तरीके का, कौन सा राइट दे सकती है। सबसे पहले मैन्युफैक्चर करने का, सप्लाई करने का, होलसेल या दोनों तरीके से, मतलब या तो मैन्युफैक्चर या फिर सप्लाई इन बाय होलसेल या फिर दोनों भी। फिर बी पॉइंट बात करता है कि सेलिंग बाय होलसेल और बाय रिटेल सेल। अब या तो वो सेल कर सकता है, वो सेलिंग भी या तो होलसेल भी कर सकता है, रिटेल सेल भी कर सकता है, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, सप्लाइंग कर सकता है बाय होलसेल और बाय बोथ। या तो वो मैन्युफैक्चर भी कर सकता है, सप्लाइंग भी कर सकता है, दोनों कर सकता है, और साथ ही साथ वो सेलिंग बाय रिटेल भी कर सकता है। एंड लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग विद इन द स्पेसिफाइड एरिया। तो किसी भी लिकर को इंटॉक्सिकेटिंग जो भी है विद इन स्पेसिफाइड एरिया में। फिर द लाइसेंस अथॉरिटी में ग्रांट टू अ लीज।
तो जो लाइसेंस अथॉरिटी है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी में ग्रांट टू अ लीसी, सॉरी लीसी को यहाँ पे सबसेक्शन 1 में एक लाइसेंस दे सकती है, टर्म्स ऑफ हिज लीज का। एंड व्हेन देयर इज नो कंडीशन इन द लीज which prohibits subletting, it may on the application of the leasee grant license to any subleasee approved by the authority। तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है सबसे पहले वो किसी को भी लीसी को यहाँ पे लाइसेंस ग्रांट कर सकती है। मतलब जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो ग्रांट करेगी लीसी को सबसेक्शन 1 में कोई लाइसेंस, और अगर उसकी टर्म्स ऐसी हैं उस लीज की कि उसमें कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि जो उसको प्रोहिबिट करती है सबलेटिंग से, तो वो कर तो सकता है, लेकिन वो क्या करेगा सबसे पहले में ऑन एप्लीकेशन ऑफ लीसी। तो यहाँ पे पहले लीसी यहाँ पे एक एप्लीकेशन करेगा और ग्रांट करेगा, मतलब लीसी यहाँ पे एप्लीकेशन करेगा ग्रांट अ लाइसेंस टू सबलीसी, सबलीसी को दे देगा जो कि अप्रूव करेगी कौन, अथॉरिटी। तो अथॉरिटी को राइटिंग में एप्लीकेशन करके वो यहाँ पे सबलीस भी कर सकता है, लेकिन अप्रूव किसके द्वारा होना चाहिए, अथॉरिटी के द्वारा, बस सिंपल सी बात है। तो सेक्शन 19 बात करता है लीज परमिशन टू ड्रॉ तारीख। तो वेयर a right of manufacturing 10 has been leased under section 18। तो जब किसी को भी मैन्युफैक्चर करने का राइट है, किसी को मैन्युफैक्चरिंग करने का 10 हैज बीन लीज अंडर सेक्शन 18, मतलब यहाँ पे किसी को भी राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 10 हैज दिया गया है सेक्शन 18 में, तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है दैट रिटर्न परमिशन ऑफ लीसी टू ड्रॉ 10 shall have same shall have the same force and effect as a license from the collector for that purpose। तो यहाँ पे जब भी किसी के पास राइट होगा मैन्युफैक्चर करने का 10 लीज पे सेक्शन 18 में, मतलब सॉरी मैं यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि जब भी किसी के पास एक पे राइट है कि जो मैन्युफैक्चर कर सकता है, और 10 जो भी उसको लीज किया गया है सेक्शन 18 में, तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी कि रिटर्न परमिशन से जो उसको लीज ड्रॉ करने का मिला है यहाँ पे, उसका सेम इफेक्ट होगा जैसा कि लाइसेंस उसको कलेक्टर ने दिया होगा इस बिहाफ पे। तो मतलब ऐसा ही माना जाएगा जो उसके पास राइट है मैन्युफैक्चर करने का, टेन वगैरह से तारी वगैरह बनाने का, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी रिटर्न परमिशन दे के उसको लीज वगैरह, तो यही माना जाएगा ऐसे कलेक्टर ने उसको लाइसेंस दे दिया हो। सिंपल सी बात ये सेक्शन बोलता है। तो सेक्शन 20 बात करता है मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ लिकर इन मिलिट्री कैंटोनमेंट। तो विद इन द लिमिट, अब जब ये इसकी बात कर रहा है, मतलब मैं पहले बता देता हूँ कि ये इसकी बात कर रहा है जहाँ पे हम देखते हैं कि मिलिट्री कंटेनमेंट वगैरह, जहाँ पे मिलिट्री वगैरह की जो ये दुकानें, मतलब जहाँ से मिलिट्री वगैरह लोगों को सप्लाई होती है, मिलिट्री के जो आर्मी, मतलब मिलिट्री मतलब आर्मी पर्सनस वगैरह जो होते हैं, उनके यहाँ पे जो सप्लाई होता है, तो उससे रिलेटेड बात करता है। तो विद इन द लिमिट ऑफ एनी मिलिट्री कंटेनमेंट, कैंटोनमेंट मतलब, एंड विद इन द डिस्टेंस फ्रॉम दूस लिमिट द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। एक मिनट। एक मिनट, ये हो ही नहीं रहा है, मैं एक मिनट हाईलाइट करना चाहता हूँ मैं इसको, जिससे आप लोगों को ये दिक्कत नहीं हो बाद में कि कभी आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें थोड़ी परेशान करने वाली हो सकती हैं। एक मिनट। तो जहाँ पे भी इस एरिया है विद इन द लिमिट्स ऑफ मिलिट्री कंटेनमेंट, या फिर जो विद इन डिस्टेंस फ्रॉम दूस लिमिट, जो उसने कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया गया ऐसा केस में भी ऑन लाइसेंस फॉर रिटेल सेल, तो रिटेल सेल का यहाँ पे लाइसेंस लेके लेकर शैल बी ग्रांटेड एक्सेप्ट विद द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। तो जो भी यहाँ पे लिमिट्स बता दी गई हैं मिलिट्री कंटेनमेंट की, उसमें विद इन, और या फिर उनके जो भी डिस्टेंस, जितनी दूरी तक उन लोगों ने उससे तय किया है, तो एज जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी इस बिहाफ में ऑन लाइसेंस द रिटेल सेल ऑफ लीकर। तो रिटेल सेल आप यहाँ पे कर सकते हैं, लाइसेंस पे यहाँ पे आप रिटेल सेल कर सकते हैं लीकर का, लेकिन वो ग्रांट कब होगा,
तो यहाँ पे 1 मिनट मैं फिर से पढ़ता हूँ अच्छे से। तो विद इन द लिमिट्स ऑफ द मिलिट्री कंटेनमेंट की जो लिमिट्स है या फिर जो डिस्टेंस उस लिमिट से जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया होगा इस बिहाफ में, तो लाइसेंस ऑफ रिटेल सेल ऑफ लिकर शैल बी ग्रांटेड। तो यहाँ पे ग्रांट किया जाएगा एक्सेप्ट विद द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। तो यहाँ पे मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है ये थोड़ा जो सेक्शन लिखा हुआ है। तो सिंपल सी बात ये कहना है क्या चाहता है मुझे लगता है कि जब भी किसी आदमी को यहाँ पे मिलिट्री कंटेनमेंट में या उसके कुछ डिस्टेंस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया हुआ है इस बिहाफ में, अगर उसको रिटेल सेल करना है लिकर का तो वो कर सकता है, लेकिन वो करेगा किसके नॉलेज और कंसेंट के साथ करेगा, कमांडिंग ऑफिसर के। फिर सेक्शन 21 बात करता है ड्यूटीज ऑफ लाइसेंसेस विद रिगार्ड टू द मेजरमेंट एंड टेस्टिंग। तो कोई भी पर्सन है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल कर रहा है इंटॉक्सिकेंट को, लाइसेंस ग्रांट किया गया अंडर इस एक्ट में, तो वो बाउंड है कि वो सप्लाई करेगा, तो सप्लाई हिमसेल्फ विद सच मेजर्स कि वो मेजर्स वेट या इंस्ट्रूमेंट एज एक्साइज कमिश्नर में प्रिस्क्राइब एंड कीप द सेम इन गुड कंडीशन ऑन द लाइसेंस प्रीमाइसेस। तो जी ये जो सेक्शन है ये बात कर रहा है कि जो भी पर्सन है यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर कर रहा है या सेल कर रहा है किसी भी इंटॉक्सिकेंट को, लाइसेंस जिसमें ग्रांट किया गया है इस एक्ट में, तो वो बाउंड हो जाएगा कि वो सप्लाई करेगा अपने मतलब टू सप्लाई हिमसेल्फ विद सच मेजर्स कि वो अपने आप को पास सब जो मेजर्स हैं, वेट है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि एक्साइज कमिश्नर ने प्रिस्क्राइब किए गए हैं, वो रखेगा और उनको गुड कंडीशन में रखेगा लाइसेंस प्रीमाइसेस में। और जब भी रिक्वेजिशन किया गया ऑन रिक्वेजिशन ऑफ द एक्साइज ऑफिसर, जब भी एक्साइज ऑफिसर ने उनको रिक्वायर किया गया तो ये ड्यूली या फिर ड्यूली एम्पावर्ड होंगे जो भी इसके भाग में, वो चाहे तो मतलब जो पर्सन है यहाँ पे क्या है रिक्वेजिशन किसकी मांग रहा है यहाँ पे, या तो एक्साइज कमिश्नर को लगता है या फिर जो ड्यूली ऑफिसर जो कि जो कि ड्यूली एम्पावर्ड किए गए इस बिहाफ में, वो किसी भी टाइम पे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं इंटॉक्सिकेंट का जो कि पोजीशन में है, इन इस पोजीशन इन सच मैनर एज द स्टेट एक्साइज कमिश्नर में रिक्वायर कि जैसा कि स्टेट सॉरी जैसा कि एक्साइज ऑफिसर को ठीक लगता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये सेक्शन ज़्यादा कुछ नहीं बताता। ये जो बात करता है कि जिस भी पर्सन के पास मैन्युफैक्चरिंग या सेल ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग का लाइसेंस है, मतलब इंटॉक्सिकेंट को वो मैन्युफैक्चर या सेल कर रहा है, तो उसको अपने प्रेमाइसेस में हमेशा ही गुड कंडीशन में वेट, इंस्ट्रूमेंट और मेजर्स वगैरह रखना पड़ेंगे, जैसा कि एक्साइज कमिश्नर ने प्रिस्क्राइब किया होगा। और फिर दूसरी बात है कि जब भी रिक्वेजिशन है या तो एक्साइज ऑफिसर की तरफ से या फिर उनके ऑफिसर जो है उनके बिहाफ में, वो किसी भी टाइम ये मेजर, वेट या टेस्ट कर सकते हैं कि जो भी इंटॉक्सिकेशन है उनके पोजीशन में, जैसा कि एक्साइज ऑफिसर रिक्वायर करेंगे उनको। तो सेक्शन 22 बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड वुमेन एंड ऑफ वुमेन। तो कोई भी पर्सन जो है जो कि लाइसेंस है यहाँ पे सेल करने के लिए इंटॉक्सिकेशन का फॉर कंजम्पशन इन इस प्रेमाइसिस, तो अपने प्रेमाइसिस पे कोई भी ऐसे बच्चे को नहीं, मतलब कोई ऐसे लड़के को नहीं रखेगा शैल ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ हिज सॉरी आवर्स इन विच ही सच प्रेमाइसिस केप्ट ओपन फॉर बिजनेस। तो जब भी उसका प्रेमाइसिस ऐसा काम करने के लिए ओपन होता है या एम्प्टी होता है, प्रेमाइस परमिट टू बी एम्प्लॉयड आइदर विद और विदाउट रेम्युनरेशन एनी मेल person under the age of 21 years or any woman or part of such premises which the intoxicant is consumed by the public। तो ये सेक्शन 21 का मैं सिंपल सी बात है आप सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कि ये सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है कि कोई भी पर्सन है जिसको यहाँ पे सेल करने का राइट है, वो अपने बिजनेस आवर्स में जो है यहाँ पे किसी भी ऐसे पर्सन को एम्प्लॉय नहीं करेगा, ना ही रेम्युनेशन के साथ, ना ही बिना रेम्युनेशन के साथ किसी भी मेल पर्सन को जो कि 21 साल से छोटा है, और ना ही कोई वुमन को ऐसी जगह पे जहाँ पे इंटॉक्सिकेंट जो है वो कंज्यूम किया जाता है पब्लिक के द्वारा। फिर सेक्शन 23 बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ लिकर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग टू पर्सन अंडर द एज ऑफ 21 ईयर। तो कोई भी पर्सन है जिसको लाइसेंस दिया गया है इंटॉक्सिकेंट का, वो शैल और डिलीवर एनी लिकर टू इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग or any person apparently under the age of 21 years, whether the consumption by such person or by another person, whether the consumption is on or off premises of such vendor।
तो ये वाला सेक्शन बात करता है कि किसी भी पर्सन को यहाँ पे जिसको लाइसेंस है, मतलब जो भी पर्सन है जिसको लाइसेंस भी यहाँ पे दिया गया है सेल करने का या फिर डिलीवर करने का लिकर को, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को, तो वो किसी पर्सन को, ऐसे पर्सन को यहाँ पे वो चीज़ नहीं देगा जो कि 21 ईयर्स से छोटा है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कंज़म्पशन वो खुद वो पर्सन करने वाला है या किसी अदर पर्सन के लिए वो ले रहा है। और वेदर फॉर द कंज़म्पशन इज़ फॉर ऑन और ऑफ द प्रिमाइसेस, या कि वो या तो वो वहीं पे कंज़्यूम करने वाला है, कहीं और ले आके करने वाला है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे ये सिंपल सी बात है, मतलब कि कोई भी अगर आदमी है, कोई पर्सन है जिसकी एज अगर 21 ईयर से कम है, भले ही वो मेल हो, फीमेल हो, तो उसको यहाँ पे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स सेल वगैरह नहीं की जाएगी। बस इतनी सी बात है। तो मैं ये देख रहा था कि सेक्शन 23 बहुत लेंदी है, लेकिन हाँ, सेक्शन 23 पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो बात करते हैं फिर उस सेक्शन की। तो सेक्शन 23 ए जो है, वो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू लिकर। तो सबसे पहले बताया हुआ है कि जो भी एडवर्टाइज़मेंट है उसमें होता क्या है? पहले तो प्रोहिबिट कर रहा है ये वाला सेक्शन, लेकिन एडवर्टाइज़मेंट के बारे में बता रहा है। तो एडवर्टाइज़मेंट की हम डेफिनिशन अभी तक जो पढ़ते आए हैं हमने, एक जगह और देखी है, वो है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे देखते क्या है, तो यहाँ पे वही कि एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट है, किसी भी तरीके की अनाउंसमेंट है, भले ही वो ओरली है या फिर ट्रांसमिटिंग लाइट, साउंड, स्मोक के थ्रू है, या फिर किसी भी तरीके की एग्ज़िबिशन है जिसमें स्लाइड, फ़िल्म या एग्ज़िबिटेड स्क्रीन होती है। सिनेमा लाइसेंस अंडर द मध्य प्रदेश सिनेमाज़ रेगुलेशन एक्ट में, या एनी अदर प्लेस एंटरटेनमेंट की है। हूएवर प्रिंट्स, या फिर कोई प्रिंट करता है, पब्लिश करता है न्यूज़पेपर में, बुक में, लेफलेट में, बुकलेट में, सिंगल या पेरियोडिकल पब्लिकेशन में, अदरवाइज़ डिस्प्ले करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, परमिट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइज़मेंट, कमांडिंग, सॉलिसिटिंग वगैरह करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ये सब कुछ भी शैल बी पनिश, तो उसको पनिशमेंट मिली जाएगी जो भी ऑफेंस कर रहा है वो। तो इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा ऑफेंस विच, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है, ये अलग तरीके से क्यों ऐसा कर दिया गया यहाँ पे। तो उसको जो भी ऑफेंस करेगा तो उसके इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, जो कि 6 मंथ तक का एक्सटेंड हो सकता है, और फाइन जितना कि 2000 रुपीज तक का फाइन लग सकता है उसको। फिर इसमें बात करता है सेक्शन सब सेक्शन 3 के, एक्सेप्ट और अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 4। तो जब भी अगर सेक्शन 4 में अलग से दिया हुआ है तो नथिंग इन द सेक्शन 2 शैल अप्लाई टू। तो ये किस चीज़ पे अप्लाई नहीं होगा कि कैटेगरी प्राइस लिस्ट जो कि डिस्प्ले किए गए हैं लिकर वेंड्स के ऊपर, मतलब जो बेचने वाले हैं इन मध्य प्रदेश इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर, की जो कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग या रूल्स जो प्रोविजंस वगैरह बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कर रहा है तो उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर एडवर्टाइज किसी अदर मैनर में कर रहा है जो कि न्यूज़पेपर, बुक या बुकलेट में और लीफलेट में या अदर पब्लिकेशन जो कि प्रिंटेड प्रिस्क्राइब फॉर्म में आउटसाइड मध्य प्रदेश में हो रहा है, या फिर किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट और एनी अदर मैनर जो कि कंटेंट है किसी न्यूज़पेपर में प्रिंटेड है या पब्लिश्ड है मध्य प्रदेश बिफोर द डेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कर चुकी है, या एनी अदर एडवर्टाइजमेंट और मैनर इन विच द स्टेट गवर्नमेंट ने जो कि बाय नोटिफिकेशन या तो जनरल या स्पेशली एग्जम्प्ट किया है इस सेक्शन में। तो इनके ऊपर ये चीज़ें नहीं लगती हैं। फिर सब सेक्शन 4 बात करता है नथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन 3 द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू करके प्रोहिबिट कर सकता है विच द स्टेट एनी सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्टेट में किसी भी सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल न्यूज़पेपर, बुक, लेफलेट, बुकलेट, एनी अदर पब्लिकेशन प्रिंटेड आउटसाइड वगैरह में जो भी कंटेन करती हैं, ये सब जो चीज़ें बहुत लेंदी हुई हैं। तो हूएवर सर्कुलेट्स, अब कोई भी सर्कुलेट्स कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सेल कर रहा है न्यूज़पेपर, बुक, बुकलीफ, बुकलेट, अदर पब्लिकेशन जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है नोटिफिकेशन का, उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इम्प्रिजनमेंट मिलेगा जो कि एक्सटेंड हो सकता है 6 मंथ का, और फाइन जो कि आ सकता है 2000 रुपीज तक, और दोनों।
सबसेक्शन 5 बात करता है कि जब न्यूज़पेपर, बुकलेट और अदर जो पब्लिकेशन है, जो कि प्रिंटेड है, तो स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कंटेन हुए हैं, उसमें किसी तरीके का एडवर्टाइज़मेंट या किसी भी तरीके का मैटर जो कि कमांड कर रहा है, सॉलिसिटिंग कर रहा है, यूज़ कर रहा है, ऑफ़र कर रहा है, और जो भी इसकी कॉपी है, तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, देयर ऑन एनी एक्साइज़ ऑफिसर और एनी ऑफिसर जो कि पुलिस है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और एनी अदर पर्सन जो कि ऑथराइज़ किया गया इस बिहाफ़ में गवर्नमेंट के द्वारा, वो सीज़ कर सकता है उस चीज़ को, जहाँ पे फाउंड हुआ मध्य प्रदेश में। एंड एनी कलेक्टर या तो कलेक्टर या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं फर्स्ट क्लास के या सेकंड क्लास के, आफ्टर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, या तो कोई अदर ऑफिसर है जिसको प्रिस्क्राइब किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो वारंट इश्यू करेंगे उस पुलिस ऑफिसर को जिसका बिलो रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर से कम नहीं है, कि वह एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है उस प्रेमाइसिस को, और उसकी कॉपी, सॉरी, एंड वेयर एनी कॉपी ऑफ सच इश्यू ऑफ एनी सच बुकलेट और अदर पब्लिकेशन में बी रीज़नेबली सस्पेक्टेड टू बी, कि जहाँ पे भी उनको सस्पेक्ट लग रहा है, वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो जब भी अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है, तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि किसी पर्सन को, भले ही पुलिस का है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, उसको या फिर किसी अदर पर्सन को ऑथराइज़ करके वारंट देके सर्च करने के लिए भेज सकती है, जो कि रैंक क्या होगी, सब इंस्पेक्टर से ऊपर होगा। ये सब इंस्पेक्टर से रैंक जिसकी कम नहीं होगी। अब सेक्शन 24 बात करता है कि क्लोजिंग ऑफ शॉप फॉर द सेक ऑफ पब्लिक पीस। तो डीएम यहाँ पे अथॉरिटी आप याद रखिएगा, तो डीएम जो है वो नोटिस देके राइटिंग में लाइसेंसी को रिक्वायर कर सकते हैं कि उसकी शॉप जो है, जिसमें कोई भी तरीके का इंटॉक्सिकेशन सोल्ड होता है, वो क्लोज़ करना पड़ेगी उस टाइम पीरियड के लिए, जैसा कि उनको ठीक लगता है, कि जिससे प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक पीस रहेगा। मतलब जहाँ पे भी कभी हम देखते हैं, कभी दंगे वगैरह होते हैं, तो जो दारू वगैरह के जो दुकानें होती हैं, वहाँ पे ज़्यादा दंगे वगैरह होने की वो रहते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, तो लूट वगैरह भी कर सकते हैं। तो इससे बचाने के लिए कैसा रहता है कि जब भी मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताया, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है कि नोटिस इश्यू करके राइटिंग में लाइसेंसी को रिक्वायर करेंगे कि जो इंटॉक्सिकेशन की दुकान है, जहाँ पे बेची जाती है, उनको क्लोज़ रखा जाएगा उस टाइम पीरियड के लिए, जो कि उन्हें ठीक लगता है। और क्यों रखेंगे? क्योंकि प्रिज़र्वेशन ऑफ पीस है, पब्लिक पीस को प्रिज़र्व करने के लिए। और इफ द राइट और लॉफुल असेंबली इज़ एप्रीहेंडेड और ऑकर्स इफ द विनिसिटी ऑफ एनी शॉप, द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सॉरी, ऑफ एनी क्लास who may present may require such shop to be kept closed for such period as may think necessary। तो अगर कहीं भी राइट या अनलॉफुल असेंबली हो रही है, या एप्रीहेंडेड है, या फिर ऑकर हो ही रही है किसी बेनिफिशियरी ऑफ शॉप के पास, मतलब शॉप की जगह पे, तो जो मैं कोई भी मैजिस्ट्रेट है जो वहाँ पे है, वो वहाँ पे उस शॉप को क्लोज़ करा सकते हैं, उस पीरियड के लिए जो कि उनको ठीक लगता है। और प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है कि व्हेन सच राइट और अनलॉफुल असेंबली ऑकर्स द लाइसेंसी शैल इन द एब्सेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट, तो अगर मैजिस्ट्रेट नहीं है, एब्सेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट में वो क्लोज़ कर सकते हैं अपनी शॉप बिना किसी ऑर्डर के। तो अगर वहाँ पे जब पहले कैसा था कि मैजिस्ट्रेट की परमिशन से हो रहा था, लेकिन अब कहीं पे कैसा है कि जहाँ पे भी राइट या अनलॉफुल असेंबली हो रही है, और लाइसेंसी को लगता है कि यहाँ पे मैजिस्ट्रेट है जो वो एब्सेंट है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट की एब्सेंस में वो बिना खुद ही शॉप को क्लोज़ कर सकते हैं कि बिना किसी ऑर्डर के। और सबसेक्शन 3 बात करता है कि जब मैजिस्ट्रेट इश्यू करेंगे ऑर्डर को अंडर सबसेक्शन 2 में जो ऑर्डर करते हैं, तो इट शैल फॉरवर्ड टू इन्फॉर्म, तो उनको फिर क्या कहते हैं, फॉरवर्ड टू इन्फॉर्म द कलेक्टर ऑफ से एक्शन एंड रीजंस देयरऑफ। तो जब भी कोई मैजिस्ट्रेट है जो यहाँ पे सबसेक्शन 2 में कोई ऑर्डर इश्यू कर रहे हैं, जब भी यहाँ पे लगता है ना उनको कि अनलॉफुल असेंबली हो सकती है या राइट हो सकता है, तो वो जब भी ये कर रहे हैं, तो वो अपनी ये जो है उसको फॉरवर्ड करेंगे, मतलब वो इन्फॉर्म करेंगे कलेक्टर को, जो भी वो एक्शन यहाँ पे उन्होंने लिया है और क्यों लिया है, ये भी कलेक्टर को बताएंगे। ओके, सो हमारा चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर नंबर 5 से पढ़ेंगे।